अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस का फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज के साथ आज हम शुरू करने लगे हैं ना। स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइज हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में इतफा 2020 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के। तो जनाब अली शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट्स मैंने लिख दी हैं रेफरेंस के लिए ताकि क्विकली आपको आइडिया होता रहे हमने क्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जी, पहला, What do you understand by linear and angular magnification? Linear फासला, स्ट्रेट लाइन, एंगुलर का लफ्ज एंगल से। तो जनाब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है कि फार्मूला आप लिख सकते हैं 2q/p, इमेज का लेंस से फासला डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला। फासले हैं सेंटीमीटर में, वो लीनियर, या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी फासले हैं। आपकी बुक में हाइट ऑफ इमेज के लिए I और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए O लिखा गया होगा। तीनों में से कोई भी फार्मूला, ये दो तो एक ही हैं, ये भी इसके बराबर है। जब आप इमेज का लेंस से फासला और ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला इनकी रेशो लेंगे या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो लेंगे तब ये होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी बेटा जी? बीटा ओवर अल्फा। बीटा क्या है? विजुअल एंगल जो आंख के साथ बनता है इंस्ट्रूमेंट की मौजूदगी में, और अल्फा जो विजुअल एंगल बनता है टू द नेक्ड आई, खाली आंख से, नंगी आंख से। तो जब आप इन दो एंगल्स की रेशो लेंगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, और डिस्टेंसेस की, फासलों की रेशो लेंगे तो ये होगा जनाब लीनियर मैग्निफिकेशन। और अगला पार्ट इसका, एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफायर। मैग्नीफायर मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे कब इस्तेमाल होता है एक कन्वेक्स लेंस। लेकिन इस एक कन्वेक्स लेंस, वैसे तो इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस। डायग्राम आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब में बेशक ना बनाएं, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ ये फोकल लेंथ है जी, तो लेकिन लिखना जरूरी है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तब ये मैग्नीफायर के तौर पे, सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे या डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये देखें इस वक्त ये डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे करके रेज ऑफ लाइट इधर को जाके नजर आ रही है हमें ऐसे करके जाती हुई, और ये इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, रेक्टेड इमेज बनेगा। डायग्राम बना दे तो भी ठीक है, जरूरत नहीं है इतनी बनाने की। जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा होगा तब ये इस्तेमाल होगा डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे, मैग्नीफायर के तौर पे, सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे। लो जी, उसके बाद पेश खिदमत है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। क्या कहता? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। आपने जस्ट एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन फिर से वही फार्मूला, बीटा ओवर अल्फा, इमेज सीन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय इमेज सीन टू द नेक्ड आई, ये रेशो कहलाती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। और रिजॉल्विंग पावर क्या है? हाउ क्लोज टुगेदर द टू ऑब्जेक्ट्स मे बी that the instrument may seen it as two separate objects। कितने करीब दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं कि इंस्ट्रूमेंट उनको दो सेपरेट के तौर पे ही आपको दिखाए। ये उसकी रिजॉल्विंग पावर है, कितना वो रिजॉल्व कर सकता है, कितना वो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकता है। ये इसकी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर है। कितना बात को खोल के बयान कर सकता है, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्निफिकेशन क्यों लिमिटेड हो जाती है? जनाब यारी बात यह है कि एक तो लेंस के नकाइस होते हैं, हम अगले क्वेश्चन में आने वाले में डिस्कस करने वाले इसको थोड़ा सा डिटेल से। लेंस के जो नकाइस हैं, अब्रेशंस ऑफ लेंसेज, उसकी वजह से मैग्निफिकेशन लिमिटेड हो सकती है, उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैग्निफिकेशन ज़्यादा करना इतना इशू नहीं है। आप ये देखें, हाथ में देख रहा हूँ मेरे आँख के करीब आता जा रहा हो, आज देखें हाथ आपके जैसे जैसे कैमरे के करीब आएगा बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये देखें इन्फिनिट साइज का हो गया, क्योंकि इसके बगैर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन सही नहीं रही, आपको साफ नज़र ही नहीं
यार देखिए 4 उंगलियां आप गिनती कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। अब देखें ये इतने करीब आ गई हैं कि अब तो देखना गिनती करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब तक रेजोल्यूशन बेहतर नहीं है कली मैग्नीफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेजोल्यूशन की भी एक लिमिट है, इसीलिए मैग्नीफिकेशन भी आप एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद जनाब अली तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पेश खिदमत है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सारी आज हमने कंप्लीट करनी है। तो जनाब अली तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड इट बी एडवांटेजेस, ये किस लिहाज से फ़ायदामंद है कि हम ब्लू लाइट इस्तेमाल करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। देखें जी माइक्रोस्कोप के जो लेंसेज हैं, लेंस की रेजोल्यूशन जो होती है R इज इक्वल टू 1/अल्फा। अल्फा है विजिबल एंगल, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना कम से कम होगा, जितने कम से कम विजुअल एंगल के लिए साफ इमेज नजर आएगा, उतनी उसकी रेजोल्यूशन बेहतर है। और लेंस के लिए फार्मूला होता है d/1.22 लैम्डा। अब देखिए वेवलेंथ है डिनोमिनेटर में, वेवलेंथ जितनी कम होगी रेजोल्यूशन उतनी बेहतर होगी। तो आप ब्लू लाइट इस्तेमाल करें। विजिबल कलर में, विजिबल लाइट में ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब है रेजोल्यूशन बेहतर है। तो वैसे तो ब्लू से भी कम वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लेकिन वो विजिबल नहीं है, फिर आपको नज़र नहीं आएगा। तो नज़र ही नहीं आएगा तो फिर क्या मैग्नीफिकेशन घट और क्या ज़्यादा। तो ब्लू लाइट इस्तेमाल कीजिए और रेजोल्यूशन बेहतर होगी। और उसकी वजह बड़ी क्या होती है कि ग्रेटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में। वेवलेंथ जितनी कम होगी डिफ्रैक्शन एंगल उतना ही कम होगा। थोड़े एंगल पे डिफ्रैक्शन होगी, मतलब थोड़ा फैलेगी लाइट, थोड़ा फैलेगी, थोड़ा बेंड होगी, हमें साफ नज़र आएगा जी। जितनी ज़्यादा फैल जाएगी उतनी ज़्यादा धुंधली सी नज़र आएगी। इसलिए ब्लू लाइट इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, उससे रेजोल्यूशन बेहतर होगी। लो जनाब उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन कहंदा क्या कहंदा, वन कैन बाय, एक बंदा है जनाब वो खरीदता है माइक्रोस्कोप सस्ती। सियाने कहते हैं सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती। बहरहाल बचत करने की खातिर बेचारे ने बच्चों के इस्तेमाल के लिए सस्ती सी माइक्रोस्कोप खरीद ली है जी। इमेजेस जो उसमें नज़र आते हैं, कलर्ड एज है, आप उसमें कोई शायद देखते हैं तो उसकी बाउंड्री पे जनाब साइडों पे उसके ये है ना, ये शायद देखते हैं आपने कोई एलियन देखा तो इसके किनारों पे आपको कलर्ड एज नज़र आते हैं ऐसे। ये क्या है? लेकिन ये लेंस के जो नकाइस हैं, अब्रेशन ऑफ लेंसेज, वो दो हैं। एक होता है स्फेरिकल अब्रेशन, दूसरा होता है क्रोमेटिक अब्रेशन। इनमें क्या है, जो क्रोमेटिक अब्रेशन है, देखिए ये जो है कन्वेक्स लेंस, इसका फायदा क्या क्या करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों कि ये पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा एक पॉइंट पे, जो कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अगर इसमें है क्रोमेटिक अब्रेशन, और ये किस वजह से होता है, ये होता है इस लेंस में शामिल इंप्योरिटीज की वजह से। इन इंप्योरिटीज का मसला क्या होता है कि इसकी वजह से जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ती है तो एक वेवलेंथ मुड़ती है किसी और एंगल पे, दूसरी वेवलेंथ मुड़ती है कुछ किसी और एंगल पे। तो एक कलर का इमेज आपको यहाँ नजर आता है, एक कलर का इमेज आपको यहाँ पे नजर आता है। तो बंदे आपको नजर आते हैं एक रंग का यहाँ पे, दूसरे रंग का उसके थोड़ा सा साथ, कलर्ड इमेजेस नजर आते हैं। ये क्रोमेटिक अब्रेशन की वजह से है, जो कि लेंस में मौजूद इंप्योरिटीज की वजह से होता है। और इंप्योरिटीज क्यों होती हैं, आप सियाने हैं समझदार हैं, क्यों? ताकि ये हल्का है, सस्ता है, चीप है, इसकी बनावट में ज़्यादा ख्याल नहीं किया गया तो मिलावट शामिल हो गई। अगर केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड किया होता फिर महंगा भी होना था। तो बस इसी वजह से कलर्ड एजेस नज़र आते हैं। तो चौथा जनाब आली भी हो गया। अब चलते हैं जनाब हमारे सिलेबस में। इसके बाद छठा शॉर्ट क्वेश्चन, एक ही कहंदा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और अक्सर एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है। इफ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप, बंदा टेलीस्कोप में कुछ देख रहा है और चांद को देख रहा है कि देखें किसने चढ़ाया। हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ मून बी चेंज, चांद के देखना, वो जो चांद है वो कैसे चेंज हो जाएगा अगर आप आधा लेंस कवर कर लें। एक आंख बंद करके देखें, आपको नुमान साहब आधे नजर आ रहे हैं, उतने ही नजर आ रहे हैं। आप लेंस को आधा कवर कर लेंगे, आधे से ज्यादा भी कवर कर लेंगे। देखिए टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, साइज में बड़ा होता है, फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और साइज में बड़ा होने का एडवांटेज उसका क्यों साइज में बड़ा रखा जाता है, ताकि दूर से देखना है आपने
वहां से आने वाली रोशनी, ज्यादा से ज्यादा लाइट उसमें से गुजर के आए, ब्राइटनेस जरा मुनासिब नजर आए। अब आधा लेंस तो आपने कवर कर दिया, क्या होगा, नजर चांद पूरा ही आएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये नहीं कहना कि जी चांद आधा नजर आएगा, जी चांद पूरा ही नजर आएगा, जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो पूरा ही नजर आएगा। बस होगा क्या कि उसकी ब्राइटनेस पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि लाइट उसमें से गुजर के ऑब्जेक्टिव लेंस में से कम आप तक पहुंचेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। चलो जी, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं बारी बारी न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी पहला न्यूमेरिकल देखें जनाब, मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले ही स्टेटमेंट और सॉल्यूशन लिख दिया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो वीडियो की लेंथ टू मच नहीं होगी, जरा टाइम बच जाएगा हमारा। देखते हैं जी स्टेटमेंट क्या है पहले न्यूमेरिकल की। कन्वर्जिंग लेंस है जी, फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डाटा लिख लिया जी 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये कन्फर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, वर्चुअल इमेज बनेगा। इफ द नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, लेंस आंख के करीब है, तो लेंस का ऑब्जेक्ट से या इमेज से फासला, आंख का ऑब्जेक्ट या लेंस से ऑब्जेक्ट से या इमेज से फासला एक जैसा है। लेंस और आंख के दरमियानी फासला निग्लिजिबल इस्तेमाल है। मालूम कीजिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस P मालूम कीजिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन M मालूम कीजिए, और स्पेशल केस है एंगुलर मैग्निफिकेशन मालूम कीजिए। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने हम इसे M प्राइम कहेंगे इस मैग्निफिकेशन को। लो जी शुरू करते हैं पहले पार्ट में। चूंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो Q इमेज का लेंस से फासला नेगेटिव लिया जाएगा, और इमेज बन रहा है नियर पॉइंट पे, तो Q इज इक्वल टू D पुट करेंगे। करें जी, फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। तो 1/p इधर रखें, 1/q को चौके इधर ले, नहीं आता तो जबरदस्ती ले आओ। तो क्या बनेगा 1/p इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/q। तो 1/p इज इक्वल टू f है 5, q है d के बराबर 25, 1/5 जमा 1/25, तो क्या बनेगा एलसीएम 25, 5 + 1 6/25। लो जी 1/p इज इक्वल टू 6/25, उल्टा ये p इज इक्वल टू 25/6, तो ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला आ गया 4.2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ थी 5, फोकल लेंथ से फासला ये कम है, फोकस के अंदर है। दूसरा हिस्सा मैग्निफिकेशन मालूम करना है, तो जब ये मैग्नीफायर के तौर पे इस्तेमाल होता है तो मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है थ्योरी में। तो 1 + d/f, 1 + 25/5, 6 आ गए। यूनिट कोई नहीं लिखना, गुस्से में आ गया, जल्दी मैग्निफिकेशन है, कोई यूनिट नहीं होंगे। आखिरी पार्ट जी, अगर इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब है Q इमेज का फासला कहाँ पे है, इन्फिनिट, और वो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस पे, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला होगा फोकल लेंथ के बराबर, P इज इक्वल टू F। तो मैग्निफिकेशन के लिए अब D/P का फार्मूला लगाएंगे। D है नियर पॉइंट 25 इंसान का, और बंदे का ऑब्जर्वर का, P ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला फोकल लेंथ के बराबर है 5। अब मैग्निफिकेशन हो गई 5, तो पहले के मुकाबले में मैग्निफिकेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लो जी आगे चलते हैं जनाब। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, ये जरा सिंपल है इसलिए इनकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, साथ साथ मैं बोलता जाता हूँ और हम डिस्कस करते जाते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, दूसरा कहता है ये एक टेलीस्कोप है जी, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 96 सेंटीमीटर, डायमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का 12 सेंटीमीटर जी। तो इसकी मालूम करना है हमने आईपीस लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस का डायमीटर मालूम करना है। जबकि मैग्निफिकेशन है 24 गुना 24 टाइम्स, और जितनी लाइट पड़ती है ऑब्जेक्टिव लेंस पे सारी गुजर के आगे आ जाती है। चलो ज़ाहिर है वो तो आनी ही है। चलें जी शुरू करें ना। मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखे टेलीस्कोप के लिए, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आईपीस की फोकल लेंथ, FO/FE, ये आ गई मैग्निफिकेशन। तो जनाब FE मालूम करना, इधर ले जाइए, FE इज इक्वल टू FO/M। लो जनाब ये 96/24, 4 सेंटीमीटर आ गई आईपीस की फोकल लेंथ, ये निकलाई, एक पैरामीटर हल हो गया। अब किसी भी लेंस में, जैसा कि हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, फोकल लेंथ और डायमीटर में एक रेशो होती है पर्टिकुलर। ये नहीं कि जिड्डा मर्जी लेंस कर लें, जिड्डा मर्जी मोटा कर लें, जिड्डा मर्जी छोटा कर लें, नहीं, वो बरकरार रखना जरूरी होती है। जितना छोटा होगा फोकल लेंथ कम होगी, जितना बड़ा होगा फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और डायमीटर की रेशो, आईपीस की फोकल लेंथ और डायमीटर की रेशो सेम होगी।
लो जी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 96 सेंटीमीटर और डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ कम है, डायमीटर भी कम होगा 4/DE। तो यहाँ से DE एक तरफ ले जाएं, वैल्यूज निकालें 0.5 सेंटीमीटर। लो जी, ये न्यूमेरिकल हल हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल नहायत ही आसान है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी हुई है टेलीस्कोप की, आईपीस की फोकल लेंथ दी हुई है, मैग्निफिकेशन मालूम करें। लो जी, ऐसे करके बस गुस्से में आके यूनिट नहीं लिख देने, मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट नहीं हुआ करते हैं। लो जी, चौथा न्यूमेरिकल क्या कहता है? कहता ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, जबकि आईपीस की फोकल लेंथ है जी 5 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है? फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है? क्यू प्राइम। देखिए मैंने डायग्राम बना दी है आपकी सहूलत के लिए टेलीस्कोप की, आप ना भी बनाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, जरूरत नहीं है हमें। ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला होता है P, इमेज का लेंस से फासला Q। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है आईपीस लेंस ने उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है आईपीस लेंस के लिए फासला P प्राइम, फाइनल इमेज का फासला Q प्राइम, ये हमने मालूम करना है। और मैग्निफिकेशन मालूम करें। लो जी, मैग्निफिकेशन तो आसान काम है, FO और FE करके 20 आ जाएगा, यूनिट कोई नहीं लिखने, याद रखिएगा। तो Q प्राइम मालूम कीजिए। Q प्राइम है आईपीस लेंस के लिए बनने वाला इमेज। आईपीस लेंस के लिए लेंस फार्मूला लिखिए। फाइनल इमेज चूंकि इन्फिनिटी पे बनना है और वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल वाला फार्मूला लिखेंगे, Q नेगेटिव लिखेंगे, 1/FE आईपीस लेंस के लिए इक्वल टू 1/P प्राइम माइनस 1/Q प्राइम। Q प्राइम तो मालूम करना है, तो 1/Q प्राइम इधर ले जाइए, 1/FE दूसरी तरफ चला जाएगा, ये इधर आएगा, 1/Q प्राइम इधर आ गया जी, 1/FE इधर जाएगा, सॉरी ये उल्ट लिखा गया, मैं ठीक करता हूं इसको, 1/P प्राइम यहीं पे है, 1/FE इधर आके आएगा नीचे। तो ये 1/P प्राइम भी 5 है, 1/FE। देखें आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? उसके फोकस पे, तो P प्राइम फोकल लेंथ के बराबर है, दोनों 5-5 हो गए। तो 1/5 माइनस 1/5 कट गया, 0 हो गया, 1/Q प्राइम इज इक्वल टू 0। दोनों को उल्टाएं, Q प्राइम इज इक्वल टू 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। लो जनाब, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, छठा न्यूमेरिकल जनाब क्या कह रहा है? ये है जनाब माइक्रोस्कोप से मुताल्लिका। कहना जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, 2 लेंसेज हैं जी। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस से बाहर, ऑब्जेक्टिव लेंस का के लिए ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला है 1.2 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज बनता है नियर पॉइंट पे Q प्राइम, डायग्राम बनी हुई है। फाइनल आईपीस लेंस से जो इमेज बनेगा Q प्राइम D फासले पे नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर। मालूम करना है जनाब इसकी मैग्निफिकेशन और लेंसेज का दरमियानी फासला। देखिए 2 लेंसेज का दरमियानी फासला होता है जी L एंड दैट इज इक्वल टू Q प्लस P प्राइम। जनाब Q प्लस P प्राइम हमें क्या दिया हुआ है? P दिया है और Q प्राइम दिया है, और प्राइम में जहां की बजाय यहां पे होता तो रौला ही मुक गया थी, लेकिन नहीं, रौला तो पै गया। Q मालूम करना है, P प्राइम मालूम करना है, फिर लेंस सेपरेशन मालूम किया जा सकेगा। तो करें जी जनाब आली, Q ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का लेंस से फासला है, तो Q मालूम करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे। रियल इमेज बन रहा है तो प्लस का साइन लगाया जाएगा, 1/FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। तो 1/Q इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आइए, 1/FO माइनस 1/P। वैल्यू पुट कीजिए, तसल्ली से देखें, Q निकल आया जी, Q निकल आया जी, मुबारक हो। अब P प्राइम है जनाब आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला। अब आईपीस लेंस के लिए लेंस फार्मूला लिखिए, Q प्राइम मालूम करना है, इसका इमेज बन रहा है वर्चुअल, तो Q लिखा जाएगा माइनस में 1/FE आईपीस लेंस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P प्राइम माइनस 1/Q प्राइम। लो जी मोअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, Q प्राइम मालूम करना है, इसे चौके इधर ले आए, 1/Q प्राइम, इसको इधर ले आइए, 1/P प्राइम माइनस 1/FE। वैल्यू पुट करके काटा वादा थू था करके Q प्राइम निकल आया। लो जी Q प्राइम निकल आया, P और ये P प्राइम भी निकल आया जी। एक मिनट, यहाँ पे आपने
पी प्राइम मालूम करना था, एक मिनट जरा, ओह सॉरी प्लस माइनस का घाटा वाधा हो गया, हमने यहाँ पे मालूम करना था जी पी प्राइम, यहाँ क्यू प्राइम लिखा गया गलती से, सॉरी जी। तो पी प्राइम मालूम करना है, तो जनाब अगर पी प्राइम हमने मालूम करना है और ये आई पीस लेंस का ऑब्जेक्ट से फासला है पी प्राइम, तो जब आप लेंस फार्मूला लिखेंगे तो इमेज चूंकि वर्चुअल बन रहा है इसलिए क्यू प्राइम इज टेकन एज नेगेटिव। तो लेंस फार्मूले में आई पीस लेंस के लिए 1/fe इज इक्वल टू 1/p प्राइम माइनस 1/q प्राइम। क्यू इमेज का लेंस से फासला नेगेटिव लिखा जा रहा है क्योंकि आई पीस लेंस के लिए इमेज बन रहा है वर्चुअल। तो जनाब यहाँ पे वो असल में पी प्राइम क्यू प्राइम यहाँ पहले उल्टा लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। लो जी आपने मालूम करना पी प्राइम इधर रखें, क्यू प्राइम चौक के इधर ले आए, तो ये बनेगा 1/p प्राइम इज इक्वल टू 1/q प्राइम प्लस 1/fe। लो जी 1/p प्राइम मालूम करना है आपने, तो ये आएगा 1/p प्राइम और ये आएगा p प्राइम और ये आएगा p प्राइम। अब ठीक हो गया जी। 1/p प्राइम इज इक्वल टू 1/q प्राइम, क्यू प्राइम कितना है जी नियर पॉइंट के बराबर 25 प्लस 1/3 fe आई पीस की फोकल लेंथ है जनाब वाली 3, एलसीएम आ गया इसका 75, ये आ गया 28/75 इक्वल टू 1/p प्राइम। तो उल्टाएं दोनों साइडों को रेसिप्रोकल लीजिए, p प्राइम इज इक्वल टू 75/28 2.7 सेंटीमीटर आ गया जी। और जी p प्राइम भी निकल आया, q भी निकल आया। अब q प्लस p प्राइम करके ये जनाब लेंस सेपरेशन निकल आई 8.7 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आएगा, q/p इंटू 1 प्लस d/f। f कौन सा, fe आई पीस लेंस के लिए। लो जी वैल्यू पुट करें, q का भी आपको पता है, q यहाँ पे कहीं पे था, हमने निकाला हुआ है 6, p शुरू में दिया हुआ है 1.2, 1 प्लस d नियर पॉइंट है, fe आई पीस की फोकल लेंथ 3 है। मैग्निफिकेशन के साथ मैं फिर एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवा दूं कि यूनिट नहीं लिखने हैं कोई भी, ये ना हो कि जोश में आगे यूनिट लिख दें और फिर गलती हो जाए। तो अगले न्यूमेरिकल पे चलें जी। तो जनाब 8वां न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहता जी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन है 5 और टोटल लेंथ है उसकी यानी दोनों लेंसेज का दरमियानी फासला है 24। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मालूम कीजिए और आई पीस की फोकल लेंथ मालूम कीजिए। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, हमें इतना पता है, नहीं पता तो अब जान लें कि टेलीस्कोप की टोटल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ प्लस आई पीस की फोकल लेंथ। हुण पूछो क्यों, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी इमेज बनता है वो दोनों लेंसेज के फोकस पे ही बनता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है, किसी और टेलीस्कोप की कोई गारंटी नहीं। तो L इज इक्वल टू FO प्लस FE, 24 इज इक्वल टू FO प्लस FE, इक्वेशन 1 कह लीजिए। अब मैग्निफिकेशन लिखिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO प्लस ओवर FE। तो जनाब मैग्निफिकेशन है 5 इज इक्वल टू FO ओवर FE इधर ले जाओ चौक के, FO इज इक्वल टू 5FE, इक्वेशन 2 बन गई। लो जनाब अली अब आप ये करें, इक्वेशन 2 से FO की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, 24 प्लस इज इक्वल टू FO की जगह पे आ गया 5FE प्लस FE यानी 6FE 4 सेंटीमीटर। लो जी FE की वैल्यू निकल आई। अब ये आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में ही पुट कर दें। चलो हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, अगर आप मेरी मुखालफत करना चाहें तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जवाब वही रहेगा। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ निकल आएगी जनाब 20 सेंटीमीटर और न्यूमेरिकल पूरा हो गया। चलो 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 जल्दी करें बहुत टाइम हो गया। 9वां न्यूमेरिकल जनाब वाली स्टेटमेंट है, क्या कहता जी, ग्लास लाइट पाइप आर्टिकल फाइबर केबल है जनाब, विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट रे अगर इंसिडेंट एंगल हो कितना, अगर इंसिडेंट एंगल हो 39 ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। अगर ये ग्लास लाइट पाइप एयर में रखा जाए, डायग्राम लाजमी बनाएंगे आप ये दोनों, इसके बगैर नहीं बात बनेगी। ग्लास एयर इंटरफेस, आप एयर ग्लास नहीं लिख सकते, ग्लास एयर मतलब ग्लास से एयर में रे ऑफ लाइट जाने की कोशिश कर रही है। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल है जो 39 है और कहता है कि ना विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट रे,
इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एट लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया 90, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, N2, ग्लास का N1 पता नहीं कितना है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना पड़ेगा, तब जाके इस न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा सॉल्व होगा। तो स्नेल्स लॉ लगाइए, N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2। N1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने मालूम करना है, थीटा 1 थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर है जो कि 39 है, थीटा 2 कितना है जनाब 90 डिग्री, तो साइन 91 हो गया, N2 भी 1 हो गया, N1 साइन 39 इक्वल टू 1, N1 की वैल्यू आ गई 1.59। लो जी, अब इसी ग्लास लाइट पाइप को वाटर में रखा, ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए, ग्लास ये बाहर वाटर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेटमेंट में दिया हुआ है 1.33, ग्लास का हमने मालूम कर लिया यहां पुट करने के लिए, तो N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू ग्लास का तो वही है, वाटर का पहले हमने यहां पे बाहर वाले मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्शन हो रही थी N2 लिखा, अब इसे लिखेंगे N2 प्राइम। लो जी, N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 प्राइम sin थीटा 2, थीटा 2 90 हो गया, रोड़ा मुक गया, N2 प्राइम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है, तो बेटा जी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकल आएगा, ग्लास वाटर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 57 है, ग्लास एयर इंटरफेस का कितना था 39। आप देखें उसी मटेरियल को किसी और मीडियम में जब प्लेस किया, बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गई तो क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो गया। यहाँ तक न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। इसकी एक एग्जाम्पल भी हमारे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, लगे तो वो भी कंप्लीट कर लें तो फिर काम ख़त्म करते हैं। हाँ जी, तो जनाब ये एग्जाम्पल है 10.2 बेटा जी आपकी बुक पे पेज नंबर 230 पे है। स्टेटमेंट देखिए और सिचुएशन समझ लीजिए एक दफ़ा, फिर आगे बात चलेगी। कहता जनाब कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ एंट्री फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फला फला एंड क्लैडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फला फला। होता क्या है, एयर से ये कोर है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, इसके बाहर है क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 कहा हमने 1.5, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48, कोर के मुकाबले में क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा है। सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एयर है, ये जनाब एयर से हवा से कोर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर होती है, तो जो ही रे ऑफ लाइट एंटर होती है एयर से, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N कहा हमने इसे 1, ये मांग रहा है इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर के साथ, जो ही एयर से कोर में रे ऑफ लाइट एंटर होती है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, झुक जाती है, तो ये मांग रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल जिसे मैंने लिखा है थीटा R। हमने ये थीटा आई इंसिडेंट एंगल मालूम करना है, और जब रे ऑफ लाइट एयर से कोर में दाखिल होती है नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, अब ये चलती हुई गई और पड़ी कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे पड़ी, और यहां पे इतने एंगल पे पड़ी, ये थीटा 1 इतना एंगल है कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो यहां से फिर ये कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे चली गई। मालूम करना है ये थीटा 1 क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल के कितने एंगल पे रे ऑफ लाइट एयर से कोर में दाखिल हो के जब कोर से गुजरती हुई जाए और क्लैडिंग पे पड़े तो बाउंड्री पे चली जाए, फिर ये एंगल इंसिडेंट एंगल बने। तो जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया, 2 दफा हमने स्नेल्स लॉ लगाना है। पहले लगाइए फॉर कोर क्लैडिंग इंटरफेस, कोर क्लैडिंग इंटरफेस के लिए N1 sin थीटा 1 इक्वल टू N2 sin थीटा 2, थीटा 2 90 है, N2 1.48 है, N1 1.5 है। क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, थीटा 1 थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर है। इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग ये जवाब आ जाएगा, पूरा काटा वादा थू था, 80.6 डिग्री क्रिटिकल एंगल निकल आया। कोर क्लैडिंग इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल है ये। अब क्या करें, अब इंसिडेंट एंगल मालूम करना है, तो हमें एयर कोर के लिए स्नेल्स लॉ लगाना है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, साइन ऑफ थीटा कितना है थीटा आई इक्वल टू, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, एंगल कितना है थीटा R। लो बेटा जी थीटा आई मालूम करना है, N एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जनाब 1,
N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थीटा आर रिफ्रैक्टेड एंगल का नहीं पता, लेकिन ये मालूम करते हैं। अब देखें हमने ये थीटा 1 क्रिटिकल एंगल है अभी निकाला है 80.6 डिग्री। तो अगर ये एंगल है 80, ये एंगल कितना है टोटल, ये इन दो के दरमियान ये है 90। तो 90 क्या है थीटा 1 और थीटा प्राइम, इनको जमा करें तो आ रहा है 90। यहां से थीटा प्राइम ये वाला एंगल निकालें 9.4। मैट्रिक में अब थ्योरम आपने पढ़े हुए हैं, ये एंगल मुतबादला एंगल बराबर होते हैं ये वाला। तो थीटा प्राइम और थीटा आर बराबर हैं, तो थीटा प्राइम ही थीटा आर है, रिफ्रैक्टिव एंगल है। तो यहाँ पे जनाब थीटा आर की जगह पे थीटा प्राइम लिखे 9.4, तो थीटा आई ये जनाब इसको सॉल्व करें, साइन को इधर ले जाइए, साइन इनवर्स बनेगा और जवाब निकल आएगा 40.2 डिग्री। तो मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, आज हमने 10th चैप्टर की एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और ये एग्जाम्पल जो खासी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे सिलेबस में है, तो ये भी हमने लगे हथों कर ली। तो अगली वीडियो से अब हम 11वें चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 11 वाली अब आइंदा से आपने खोलना है। तब तक के लिए जनाब अगली वीडियो तक के लिए कुछ खाने पीने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।